हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक वंस अगेन विद अ न्यू वीडियो ऑफ क्लास 8। तो भैया कहाँ हैं हम लोग? वी आर इन क्लास 8 एंड यू गाइज आर राइट नाउ सीइंग फ्यूसिस चैम्प्स। ठीक है, तो सब्जेक्ट अपना एसएसटी है। अभी आज करेंगे क्या? आज हम मूड में हैं किस चीज़ के? तो कंप्लीट रिवीजन के, है ना। एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं किस चीज़ का? तो जितने चैप्टर्स हम लोगों ने कर लिए हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने क्या क्या अभी तक कर लिया है, पहले तो वो मैं आप लोगों को मेंशन कर दूं। तो हम लोगों ने जियोग्राफी का फर्स्ट चैप्टर कर लिया, दैट इज़ द रिसोर्सेज। ठीक है, हम लोगों ने ऑलमोस्ट आधा जियोग्राफी का सेकेंड चैप्टर भी कर लिया है, लेकिन सेकेंड चैप्टर को थोड़ी देर के लिए भी छोड़ देते हैं। वी ऑलरेडी कवर्ड व्हाट? हिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर, दैट इज हाउ व्हेन एंड वेयर। या एग्जैक्टली, हाउ व्हेन एंड वेयर। सो दिस इज ऑल्सो डन। Thirdly, we did in that civics we done what? Constitution, and constitution के बाद secularism। तो ये 4-5 चैप्टर ऑलरेडी हम लोगों ने कवर अप कर चुका है, ख़त्म कर लिया है बढ़िया से। नोट्स भी कंप्लीट है सबके पास। अब आप लोग कल कॉपी जमा कर दीजिएगा एसएसटी का। चेक है तो हम फिर से चेक कर लेंगे, एक बार देख लेंगे कि चेक है कितना है, चेक है। ठीक है, ओके डन। तो आप क्या करना है, आज फटाफट से एक एक करके वीडियो अभी हम पॉज करेंगे। आप लोग सब अपना अपना डाउट्स बताओगे, जिस का जो डाउट्स होगा लाइन से लिख देंगे बोर्ड पे, और उसके बाद पूरे डाउट्स को अच्छे से क्लियर कर देंगे। मतलब आज आपके दिमाग में इन चारों चैप्टर के रिगार्डिंग कोई डाउट्स नहीं बचना चाहिए। मतलब अब के बाद से कोई भी आपसे कुछ भी पूछ दे इस चैप्टर से, यू आर रेडी टू गिव योर 100% आंसर। राइट, शुरू करें? चलिए, तो मैं वीडियो पॉज कर रहा हूँ, आप लोग के डाउट्स बताइए। सो यस, ओके, एक एक करके अब शुरू करते हैं। सो हमारे पास 10 क्वेश्चन आ चुके हैं यहाँ पे, और ये 10 डाउट्स हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। नंबर 1 डाउट, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी। बहुत सिंपल है, दिमाग में रखना कि द टर्म मेजॉरिटी मीन्स, इसका मतलब क्या होता है कि एनीथिंग, दिमाग में रख लो सब लोग, अच्छे से लिख भी लो। anything which is biggest या highest या more in numeral value that is called majority। बहुत ध्यान से सुन के समझो। कुछ भी जो कि बड़ा हो, बहुत ज़्यादा हो या बहुत ज़्यादा हो, है ना, या ज़्यादा हो, किस चीज़ में? तो न्यूमरल वैल्यू में, मतलब संख्या में ये ज़्यादा की बात हो रही है ना। कोई ज़्यादा मोटे की बात नहीं हो रही है। ज़्यादा का मतलब कोई कहेगा कि सर कोई ज़्यादा मोटा है तो क्या मेजॉरिटी हो गया? नहीं, संख्या में ज़्यादा, इन द सेंस। अब इसका मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। अभी अपने क्लास में लड़के संख्या में ज़्यादा हैं, तो हम बोलेंगे दे आर इन मेजॉरिटी, ये लोग मेजॉरिटी में है, बॉयज़ आर इन मेजॉरिटी, वाइल गर्ल्स। अब देखो माइनॉरिटी क्या चीज़ हो जाएगी, है ना? व्हेन एनीथिंग, है ना, इज लेस, व्हेन एनीथिंग इज लेस। एक सेकेंड। सो मैं बता रहा था आपको माइनॉरिटी की व्हेन एनीथिंग इज लेस, ठीक है, या इन कंपैरिजन टू एनीथिंग इफ लेस या फ्यू in numbers, so it is called क्या? तो माइनॉरिटी। तो बहुत सिंपल भाषा में ये आपको समझ में आ जाना चाहिए कि जब कोई भी संख्या के आधार पे कम हो, या आप कंपेयर कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो? कंपेयर कर रहे हो किसी चीज़ से। एग्जाम्पल के तौर पे ये समझो कि अभी अगर मैं कंपेयर कर रहा हूँ गर्ल्स वर्सेस बॉयज, तो इस जगह पे क्या हो जाएगा? गर्ल्स बिकम माइनॉरिटी एंड बॉयज बिकम मेजॉरिटी। ठीक है, लेकिन अगर मैं कंपेयर करूं 2 गर्ल्स के बीच में, फिर ये मेजॉरिटी माइनॉरिटी वाली सिस्टम नहीं काम करेगी। तो याद रखना, कंपैरिजन होगा, बट व्हेन अ कंपैरिजन विल टेक प्लेस, व्हेन दिस कंपैरिजन टेक्स प्लेस, यू कैन से बिटवीन 2 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, और इस कंपैरिजन का पैरामीटर जो होना चाहिए दैट शुड बी न्यूमरल, संख्या जानने का होना चाहिए। तो हम लोग को मेजॉरिटी माइनॉरिटी बोल लेंगे। नहीं समझी? समझ गई? ठीक है बाबू,
यश हम लोग क्या कर रहे हैं, आप लेट आए हैं, बता दूं आपको। जो पहला चैप्टर है ज्योग्राफी का रिसोर्सेज, जो पहला चैप्टर है हिस्ट्री का हाउ व्हेन एंड वेयर, जो पहला 2 चैप्टर है सिविल्स का कॉन्स्टिट्यूशन एंड सेक्युलरिज्म, इन चारों चैप्टर का हम लोग आज रिवीजन कर रहे हैं, डाउट रिवीजन। मतलब ये इन सबको डाउट्स लगा तो उन क्वेश्चंस को इन्होंने लिखवाया, ये क्वेश्चंस यहाँ पे है। अगर आपको भी किसी क्वेश्चन में किसी टॉपिक में डाउट है तो आप बोल सकते हैं और मैं उसको यहाँ पे लिखवा दूंगा। ठीक है, डन। तो ये क्वेश्चन हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन जो है दैट इज व्हाट इज फेडरलिज्म, इसको कर लेते हैं। समझिए, देखो फेडरलिज्म क्या है ना, इट इज अ स्ट्रक्चर, इट इज अ टाइप, लिख लेते हैं, इट इज अ टाइप ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, इट इज अ टाइप ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, मतलब डेमोक्रेटिक सरकार का ये एक टाइप है। तो सवाल है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का दूसरा टाइप क्या है, इसके अलावा उसका जो दूसरा टाइप है दैट इज द यूनिटरी स्ट्रक्चर। हाँ, सो इट इज़ अ टाइप ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, ये डेमोक्रेटिक सरकार का ही एक टाइप है। अच्छा, इसके अलावा भी एक टाइप होता है जिसको हम लोग बोलते हैं यूनिटरी गवर्नमेंट, हालांकि हम उसकी बात अभी नहीं करेंगे। तो डेमोक्रेटिक, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर होता है बाबू कि पावर्स, यस, पावर इज डिवाइडेड अमंग डिफरेंट टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट, मतलब सरकार के अलग अलग लेवल्स पे या अलग अलग टीयर्स पे पावर का विभाजन किया जाता है। यहाँ पे सवाल है कि वो कौन कौन से टीयर्स हैं, तो दिमाग में छाप लो कि पहला जो टीयर है उसका नाम है सेंट्रल गवर्नमेंट विच इज रूल्ड बाय प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। द सेकेंड लेवल इज द स्टेट गवर्नमेंट विच इज रूल्ड बाय चीफ मिनिस्टर, एंड द थर्ड गवर्नमेंट इज कॉल्ड द लोकल गवर्नमेंट। कौन सा गवर्नमेंट बाबू, लोकल गवर्नमेंट, जिसको गांव में हम लोग क्या बुलाते हैं, पंचायती राज। कौन सा राज, पंचायती राज। एंड अर्बन एरिया, टाउन में क्या बुलाते हैं, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। कौन सा पन, कॉरपोरेशन। बात क्लियर हो गई। तो दिस इज व्हाट वी कॉल फेडरलिज्म। ये डेमोक्रेसी का ही एक पार्ट है, मतलब एक टाइप है। इसमें क्या होता है कि जो पावर होती है वो डिवाइड कर दी जाती है, बांट दी जाती है, किसके किसके बीच में, तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट के बीच में। बात क्लियर हो गई आपको, सब लोग समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। जल्दी से इसको कॉपी कीजिए, थर्ड क्वेश्चन पे चलेंगे, डू इट फास्ट। Okay, so now we will go for the third question. What are the key features of democracy? चलो देखो, ध्यान दो, the key features, very good, रुको पहले। key features of democracy are, याद रखिएगा, नंबर 1 की फीचर क्या होता है डेमोक्रेसी का, वो है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। ये पहला की फीचर है किसी भी डेमोक्रेसी का। व्हाट एग्जैक्टली हैपनिंग्स, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब होता है कि विद इन अ कंट्री 1 person 1 vote 1 value and anyone can give the vote, one who is 18 years above। मतलब क्या है कि डिस्क्रिमिनेशन फ्री वोटिंग है ना, वोट देने का अधिकार सबको है, कोई भेदभाव नहीं है, सब लोग वोट कर सकते हैं जो लोग 18 साल से ऊपर के हैं। बात क्लियर हो गई। सो ओके, नंबर 2 सेकंड की बात करें, सो की फीचर में दैट इज द सेक्युलरिज्म। व्हाट इज सेक्युलरिज्म, सेक्युलरिज्म मतलब होता है धर्मनिरपेक्षता। दैट country or state do not has any national या single या official religion। every religion is having the authority to use or promote their own। मतलब समझिए
कि देश के अंदर कोई एक धर्म नहीं होगा, कोई एक ही धर्म नहीं होगा। देश में किसी भी धर्म के लोग रह सकते हैं और वो अपने धर्म को फॉलो भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप पाकिस्तान चले जाएं तो पाकिस्तान में क्या है उसका पूरा नाम, द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। तो पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री है, मुसलमानों का देश है, जहाँ पे केवल इस्लाम ही माना जाता है। अगर आप हिंदू हैं, चाहे आप क्रिश्चियन हैं, आप अगर पाकिस्तान में हैं तो आप वहाँ पे अपने धर्म को ओपनली नहीं मना सकते हैं। क्लियर है बात? आप वहाँ माता का जगराता नहीं करवा सकते हैं, आप वहाँ हनुमान चालीसा स्पीकर पे नहीं पढ़वा सकते हैं। लेकिन इंडिया है जो कि सेक्युलर है, जिस वजह से इंडिया में क्या हो जाता है, आज हॉर्न की आवाज़ आपको अजान की भी आती है कानों में, और जब हनुमान चालीसा होता है किसी मंदिर में तो उसकी भी आवाज़ आपके कानों में आती है। सो एवरीवन कैन प्रमोट देयर रिलीजन इन इंडिया। डन है बात? क्लियर हो गई? कॉन्सेप्ट समझ गए? सो दिस इज व्हाट द सेकंड टॉपिक, सेक्युलरिज्म। थर्ड की फीचर जो है ना, दैट इज फेडरलिज्म ओनली। वो फेडरलिज्म ही है। व्हाट एग्जैक्टली आई टोल्ड यू राइट नाउ, दैट इट इज अ टाइप ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, इट इज अ टाइप ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वेयर power is distributed among central government, state government and local government। क्लियर है बात? देखो अगर नहीं समझ में आएगा तो बोलना, रुक के फिर दोबारा समझाएंगे, ठीक है। नाउ नंबर 4, चौथे नंबर की मैं अगर बात करूं तो दे व्हाट इज दिस, फेडरलिज्म के बाद ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, और क्या होगा, हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन, और इसके अंदर हो जाएगा फंडामेंटल राइट्स। नाउ व्हाट डज इट मीन? इट जनरली shows that a country has one single law, rules and regulation for all its citizens without any discrimination। ठीक है, तो देखो इस चीज का मतलब क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन के होने का फायदा क्या है कि देश के अंदर जो फंडामेंटल राइट्स हैं, यानी कि जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, ऐसा नहीं कि वो मेरे ही पास है सिर्फ, वो तुम्हारे पास भी है, वो आपके पास भी है, वो सबके पास है। मतलब इफ मुकेश अंबानी इज द रिचेस्ट मैन, ही इज ऑल्सो हैविंग द सेम राइट्स, सेम अथॉरिटी विच एज अ कॉमन मैन आई हैव, है ना। मैं मुकेश अंबानी जितना अमीर नहीं हूँ, उतना फेमस नहीं हूँ, फिर भी मेरे पास भी वही अधिकार हैं जो कि मुकेश अंबानी के पास हैं। क्यों? क्योंकि भारत का जो संविधान है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इट गारंटीज इक्वल स्टेटस फॉर ऑल। हम सब बराबर हैं। नहीं, अब मैं इसका बेस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ। आप कोचिंग में पढ़ते हो, आप सब फ्यूसिस के स्टूडेंट्स हो, है ना, थोड़ा प्रचार भी हो जाए, है ना। तो आप सब फ्यूसिस में हो, जूनियर विंग में हो। अच्छा, जैसे यश थोड़ा लेट से आया, आते ही डिस्क्रिमिनेशन क्या होता, आते ही हम क्या अगर बोलते लेट से आए हो ना, कुछ नहीं बताएंगे, पुराना वाला जो लिखवा दिए समझा दिए अगर पूछोगे तो ये क्या होता, डिस्क्रिमिनेशन होता। लेकिन व्हाट आई सेड कि आते ही उसको मैंने बताया कि हम आज कर क्या रहे हैं, और मैंने उनको बोला कि अगर आपके भी कोई क्वेश्चन है तो बताओ, हम लिख लेंगे और मैं आपको समझाऊंगा। तो हमने यहाँ क्या किया, वी डिड इक्वल ट्रीटमेंट, हमने सबके साथ बराबर का ट्रीटमेंट किया। ऐसा नहीं कि तुमने क्वेश्चन पूछा तो तुम्हारा क्वेश्चन को छोड़ दिए और अपूर्व का क्वेश्चन ले लिए, चाहे संस्कार का क्वेश्चन ले लिए। नहीं, आपने भी जितने क्वेश्चन थे आपने बताया, मैंने लिखा। इन्होंने जिनके क्वेश्चन थे वो सब बताया, मैंने लिखा। दिस इज कॉल्ड इक्वालिटी। सो द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड दिस मच इक्वालिटी। ऐसी ही बराबर समानता हमारा संविधान भी हमें देती है, और ये चीज़ें डेमोक्रेसी में ही पॉसिबल हैं। सो दीज आर द मेजर 4 की फीचर्स ऑफ अ डेमोक्रेसी। आप इसको लिख सकते हैं या फिर वीडियो को
देख के बाद में ऑन करके इसको जस्ट कॉपी कर लें, आप क्लिक कर लेना जो भी करना हो, ठीक है। तो हम अब आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नाउ दिस इज व्हाट क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर द फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, पहले आप ये समझो कि फंडामेंटल ड्यूटी क्या चीज़ है। फंडामेंटल ड्यूटी का मतलब ये होता है बच्चों कि मौलिक कर्तव्य एक देश के प्रति। व्हाट डज इट मीन समझिए, यू ऑल गाइज हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स योर फादर, है ना। देश को भूलिए, पहले फादर मदर पे समझते हैं। तो आप सबका अपना कर्तव्य है अपनी माँ के लिए, अपने पिता के लिए। कर्तव्य क्या है? पहला कि यू शुड गिव रिस्पेक्ट टू योर पेरेंट्स। कुछ नहीं तो कम से कम उनको रिस्पेक्ट तो दे ही ना सकते हो, पापा जी मम्मी जी तो कहिए ना सकते हो, नहीं कि बड़े हो जाने के बाद तो अगर रे बाबू है ने आओ, हैं रे माई है ने सुनो, हैं नहीं सुन ली तो बूझ लियो, उठाई के बाजार देंगे, ऐसा बोलोगे क्या? नहीं ना। इफ कोई अगर बोल रहा है तो ही इज डूइंग रॉन्ग, ही इज डूइंग रॉन्ग। सो नंबर 1 रिस्पेक्ट, सेम एग्जैक्टली हियर ऑल्सो, हम भी यहाँ वही लिखेंगे। सो फंडामेंटल ड्यूटी है ना, क्या हो जाएगा? नंबर 1 रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट टू क्या, किसको रिस्पेक्ट देना है हमें? टू आवर नेशनल एंथम। पहली बात को नेशनल एंथम को रिस्पेक्ट देना है, उसके बाद फ्लैग राष्ट्रीय झंडे को रिस्पेक्ट देना है, हेरिटेज जितनी भी हमारी देश की धरोहर है उन सब को रिस्पेक्ट देना है। ये नहीं कि लाल किला पे जाके उसके दीवार पे पूछ नहीं। आगरा के ताजमहल में गया, ये वो बड़ा सा संगमरमर का दीवार पे खड़ा हो गया कि ओ माय गॉड हर हर गंगे गोदावरी मजा आ गया। नहीं, बढ़िया से उसको गीला गीला पीला पीला कर दिए और उसके बाद बोले दिस इज नॉट द फंडामेंटल ड्यूटी, ये आपका ड्यूटी नहीं है। बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया आपका ये कर्तव्य है कि आप अपनी धरोहरों को बचाइए, आप उसको बचा के रखिए। बात समझ रहे हैं? ठीक है ना। तो क्या समझे, रिस्पेक्ट देना है नेशनल एंथम, फ्लैग और हेरिटेज को, ठीक है। हालांकि इसमें सब आ जाएगा, इसमें नेशनल, इसमें प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट भी आएगा। अच्छा, सेकंड क्या है? when country requires you for its safety and you can say development, always be ready to do, always be रेडी टू डू मतलब जब भी देश को ज़रूरत पड़े आपकी तो आप खड़े रहें सबसे पहली लाइन में कि हाँ बाबू चलिए। अगर देश आज प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, मान लो रात में 8 बजे प्रधानमंत्री आ जाएं और बोले हैं कि मित्रों मेरा भाई और बहनों आज देश की मिट्टी मित्रों हमारे युवाओं को बुला रहे हैं, मित्रों माँ भारती चिल्ला के मित्रों बुला रही हैं। ये जो चीनी आक्रांताएं हैं मित्रों, ये हमारी धरती पे घुस के इसे कब्जाना चाहते हैं मित्रों। इन्हें बताना होगा कि माँ भारती के जो सपूत हैं मित्रों, उनमें आखिरी सांस तक, अपने खून के आखिरी कतरे तक लड़ने की हिम्मत है मित्रों उठो, मित्रों मैं कहता हूँ उठो, मित्रों उठा लो, मित्रों तुम रौद्र हो, तुम शंकर का अवतार हो मित्रों। बेटियां मित्रों, लोग सोचते हैं कि बेटियां जो हैं भारत की वह कमजोर हैं। यह समय है माँ लक्ष्मीबाई को याद करने का मित्रों, सती को याद करने का, दुर्गा को याद करने का। मित्रों हमें दिखाना है कि ईंट से ईंट बजाना है और छा जाना है। तो भैया आप सब उठेंगे, आप सब उठ जाएंगे और आप कहेंगे आ रहे हैं मित्रों,
अगली सुबह सब लाल किला पर रहोगे, हाथ में AK-47 रहेगा, आप चीनी सबसे लड़ने के लिए तैयार हैं हम लोग। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड फंडामेंटल ड्यूटी, कि देश के लिए मर जाना हो मिट जाना हो तैयार है, नहीं देश के विकास के लिए काम करेंगे। मतलब साइंस लेके पढ़ के ओसामा बिन लादेन नहीं बनेंगे, साइंस से पढ़ के APJ अब्दुल कलाम बनेंगे, होमी भाभा बनेंगे। बात को समझ गए? क्लियर है बात? तो दीज आर द बेसिक टू फंडामेंटल ड्यूटीज फॉर द कंट्री। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा हो गया वाई इंडिया इज कॉल्ड सेक्युलर कंट्री। मैंने इसका आंसर समझा दिया है। वाई इंडिया इज कॉल्ड सेक्युलर कंट्री? इंडिया इज कॉल्ड अ सेक्युलर कंट्री बिकॉज वी डू नॉट हैव any official religion. We respect all religion. We allow all religion. We allow all religion to promote and maintain their religion peacefully, शांति पूर्वक। बात क्लियर हो गई? लिखवाना नहीं पड़ेगा, समझ गए? India is a secular country because we do not have any one official religion. We respect all religions and we allow, we permit all religion to develop. Done है बात? चलो next. Why the resources distributed unequally over the earth? Look, देखो बात किसकी हो रही है? रिसोर्स की हो रही है। तो रिसोर्सेज आर डिस्ट्रीब्यूटेड अनइक्वली। क्वेश्चन का मतलब क्या है कि जो रिसोर्सेज है वो सब जगह बराबर क्यों नहीं है? पूरे अर्थ पे बराबर बराबर सब कुछ क्यों नहीं है? बराबर आयरन, बराबर मैग्नीशियम, बराबर वाटर, बराबर सारा मिनरल बराबर क्यों नहीं? तो याद रखना, रिसोर्सेज आर डिस्ट्रीब्यूटेड अनइक्वली ओवर अर्थ बिकॉज ऑफ इट्स रिलीफ। मतलब अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइप का रिलीफ फीचर है। कहीं पे माउंटेन है, कहीं पे प्लेट्यू है, कहीं पे प्लेन है, कहीं पे ड्रिफ्ट है, कहीं पे खाई है, बे है। तो जैसा जहाँ पे रिलीफ रहेगा वैसा वहाँ पे पहली बात मिनरल होगा, नंबर 1। नंबर 2, बिकॉज ऑफ इट्स रिलीफ, बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट एंड वेदर। बोल लो कि भैया मौसम जो है ना, वो भी हर जगह एक जैसा नहीं है। कहीं पे क्या है, इट इज़ अ वेरी हॉट, बहुत गर्म है, और जब बहुत गर्मी है तो क्या होगा? इट बिकम अ ड्राई एरिया। कैसा एरिया? ड्राई एरिया, शुष्क एरिया हो जाएगा। आप देखो बहुत गर्मी जब पड़ती है ना तो क्या होता है, बिल्कुल एकदम सॉइल मॉइस्चर छोड़ देता है और तब धूल की आंधियाँ चलती हैं। अगर आप कभी राजस्थान जाएंगे तो गर्मी के टाइम कभी मत जाइएगा, और गर्मी में जाइएगा भी तो कम से कम जैसलमेर तो बिल्कुल मत जाइएगा। जैसलमेर इज़ अ रेतीला इलाका, मतलब सैंडी इलाका। वहाँ पे ऊँट वगैरह जो चलते हैं, मूवीज़ में आपने देखा होगा, तो रेगिस्तान है जैसलमेर में। अगर आप गर्मी के दिनों में जैसलमेर गए तो आप फंस सकते हैं। किस चीज़ में? रेत की आंधियों में। जब तेज़ हवाएं दोपहर में चलना शुरू होती है शाम में, तो क्विंटल का क्विंटल, किलो का किलो बालू उड़ता है, अब पूरा बालू फाड़ देता है घर द्वार सब पे। अगर आप फंस गए तो आप रेत के अंदर दब के मर जाएंगे। इतना बालू आपके ऊपर आके गिरेगा कि आपका सबसे पहला बालू की वजह से नॉस्ट्रिल्स वगैरह आपके जाम हो जाएगा, चॉक हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा, सांस लेना फूलना बंद हो जाएगा। गलती से मुंह खोल दिए, हॉल खुल गया तो भर मुट्ठी बालू, पहला बात तो हाँ महीने तक इन्हें चल जाएगा नहीं। और उसके बाद जैसे ही दम फूलेगा, चक्कर आएगा, तुम गिरोगे, और गिरोगे ऊपर से आपके ऊपर इतना सारा बालू आके रख जाएगा कि आप कवर हो जाओगे। रेत की आंधी खत्म होने के बाद किसी को पता ही नहीं चलेगा कि उतने बड़े रेगिस्तान में आप है कहाँ। तब तक आप मरे नहीं हैं, लेकिन लोग आपको देख ही नहीं पाएंगे, और जब तक लोग आपको खोजेंगे तब तक आप की आत्मा परमात्मा में विलीन हो चुकी होंगी, और वहाँ आप इंद्र के साथ कह रहे होंगे बैठ के, इंद्रदेव के साथ, हाउस द जोश। इंद्रदेव कहेगा हाई सर, नहीं थार डिजिट वहीं है, जैसलमेर वाला इलाका। चलिए ना, क्वेश्चन है व्हाट आर क्रॉनिकलर्स? व्हाट आर क्रॉनिकलर्स?
देखो बाबू, बहुत सिंपल सा लॉजिक है। क्रॉनिकलर्स कौन है? दोज हु राइट अबाउट हिस्ट्री, दोज हु राइट अबाउट हिस्ट्री, दे आर कॉल्ड क्रॉनिकलर्स। एंड बेसिकली हिस्ट्री तो लिखते ही थे, साथ में साथ दे बिलीव इन स्पेसिफाइड स्ट्रक्चर, मतलब स्पेसिफाइड। हाँ, ये लोग क्या कर किया ना, इन लोगों ने एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को चुना और उसके ऊपर अपने व्यूज को लिखा, ठीक है, इसलिए इनको क्रॉनिकलर्स कहा गया। चलिए, फंडामेंटल राइट्स मैंने बताए? नहीं बताया। फंडामेंटल राइट्स कौन कौन है, सब लोग दोहराना मेरे साथ साथ। फंडामेंटल राइट नंबर 1, राइट टू स्पीच। राइट टू स्पीच मतलब आप कहीं भी कुछ भी एक्सप्रेस कर सकते हो, तो नंबर 1 राइट टू स्पीच। नंबर 2 राइट टू रिलीजन, राइट टू रिलीजन। नंबर 3 राइट टू लिव, राइट टू फ्रीडम, फ्रीडम में ही आएगा राइट टू लिव, तो राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम। फ्रीडम मतलब आज़ादी। कैसी आज़ादी? आई कैन गो एनीवेयर, आज़ादी मुझे कहीं भी जाने की, आज़ादी मुझे कोई भी जॉब करने की, आज़ादी मुझे कुछ भी पढ़ने की, समझ रहे हो? राइट टू एजुकेशन। नंबर 4 राइट टू एजुकेशन। नंबर 5 राइट्स एगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। बोलो, मतलब अगर कोई मान लो मेरा शोषण कर रहा है, मानव तस्करी ही नहीं, समवन इज मेंटली हैरासिंग मी, कोई मुझे बार बार कर रहा है अमटू 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 अमटू, हम उससे बड़ा परेशान हो रहे हैं, नहीं हमको कोई टॉर्चर कर रहा है, हमको कोई मान के चलो कभी भी आता है चूटी काट के चल जाता है, बार बार हमको तंग करता है, हम मेंटली हरास हो रहे हैं, एक उसके बाद हम डिप्रेशन में चले गए, नहीं, ये एक टाइप का क्राइम है। ऐसा करने वाले को 7 साल से लेके उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। बुझ रहे हो पूर्व? सुधार जाओ, संस्कार का बुझ लेना क्या हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है? तो उसके बाद राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज मतलब मुझे अधिकार है कि मैं कोर्ट में जाके अपने लिए जस्टिस मांग सकूं, क्या कर सकूं, क्या कर सकूं, बस बहुत बढ़िया। राइट टू वोट इसके अंदर नहीं आएगा। चलिए, नाउ डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन रिसोर्स एंड ह्यूमन मेड रिसोर्स, बहुत इजी था। ह्यूमन इज कॉल्ड अ रिसोर्स, व्हेन अ ह्यूमन बिकम अ रिसोर्स इट कॉल्ड ह्यूमन रिसोर्स। जैसे इफ आई बिकम अ रिसोर्स, अगर एक ह्यूमन रिसोर्स बन जाए तो वो बोलेंगे ह्यूमन रिसोर्स, और ह्यूमन जो रिसोर्स बनाए दैट विल कॉल ह्यूमन मेड रिसोर्स। फॉर एग्जाम्पल है ना, मानसी के पापा ह्यूमन रिसोर्स है, ठीक है, लेकिन मानसी पापा क्या करते हैं, बिजनेस, क्या चीज का बिजनेस है, क्या था, कुछ बोल दो, मतलब इतना ज़्यादा बिजनेस है कि सोच नहीं पा रही है कि क्या क्या बोले, नहीं जाने दो। तो एक कोई बिजनेस ले लेते हैं कि मान लो कि उनकी मोबाइल रिपेयरिंग का बिजनेस है, मान लेते हैं, तो ह्यूमन मेड रिसोर्स क्या हो जाएगा, मोबाइल। तो मानसी के पापा ह्यूमन रिसोर्स, और उनने मोबाइल बनाया, वो मोबाइल क्या हो गया, ह्यूमन मेड रिसोर्स। क्लियर होगी बात? उसके बाद पोटेंशियल रिसोर्स, देखो पोटेंशियल रिसोर्स क्या होता है कि सच रिसोर्सेस which we can utilize LISE, which we can utilize as per its maximum, but we are saving it for future या not using it up to the mark मतलब एक ऐसा रिसोर्सेज जिसका इस्तेमाल हम लोग सही में बहुत पूरा कर सकते हैं, बहुत कर सकते हैं, लेकिन हम उनका इस्तेमाल उतना नहीं कर रहे हैं। क्यों? शायद भविष्य के लिए बचा रहे हैं, या हमको
उसका उतना इस्तेमाल अभी हम करना ही नहीं चाहते हैं। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, सोलर एनर्जी। क्या हो जाएगा, सोलर एनर्जी। काम हो गया क्लियर? तो इसको आप लिख लो। So guys, I believe this 10 questions which is the doubt from the last 4 chapter, ये आप सबका क्लियर हो गया होगा। अभी भी कुछ हो तो आप कमेंट में डाल देना, नेक्स्ट वीडियो में आपको या फिर नेक्स्ट क्लास में मिल जाएगा उसका आपको आंसर। ठीक है, टिल देन टेक केयर, गुड डे, बाय बाय। मिलेंगे नेक्स्ट डे। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हुए जाना, है ना। वीडियो को अपना प्यार जरूर देना और इसको शेयर कर देना सबके साथ। नहीं करोगे तो बुझ लो। हाँ।